नमस्कार, आपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुरना। खबरों की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद आज पहली बार राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने कार्य समिति की बैठक के बाद दौरान लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसी नीतियों को लागू किया जाएगा जिससे कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। विकास के मानक, रोजगार पर कैपिटा इनकम को रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण को और मजबूत करते हुए 50% आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करते हुए इसे और बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की नीतियों पर चर्चा की और कुछ रणनीति तय की। हमने कहा है कि आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, आर्थिक विषमता, जो गरीब अमीर के बीच का अंतर बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहा है, हम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई घटे और लोगों की खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े और हमारी जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रोजगार मूलक हो सके। हम इसके आधार पर कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के, आम आदमी की प्रति कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसको मानक मानेंगे विकास का। हम विकास का मानक मानेंगे कि जो है हमने कितने रोजगार, जो पैसा खर्च किया गया है उससे सृजित हुए। हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए जीओ जारी कर दिया गया है। अपनी खेल प्रतिभा के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने प्रदेश के 6 विभिन्न विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए जीओ जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए, उसमें क्या कोई अपडेट है? देखिए, हमारी सरकार का युवा मुख्यमंत्री धामी जी का एक ऐतिहासिक निर्णय और संपूर्ण कैबिनेट का भी बहुत धन्यवाद है कि आउट ऑफ टर्न जॉब हमारे खिलाड़ियों के लिए एक व्यवस्था जो है वह दी गई है और ये व्यवस्था बहुत ही प्रभावी रहेगी। और इस व्यवस्था के तहत 2014 से लेकर अभी तक में हमारे जितने बच्चे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए, देश का नेतृत्व करते हुए जिन्होंने मेडल जीता है, उनको हम सीधे सीधे अपने 6 विभागों में नौकरियों में समायोजित करेंगे। इस बात पे सहमति हो चुकी है और इस पर शासनादेश भी निर्गत किया जा चुका है। हम हफ्ते 2 हफ्ते के अंतर्गत इसकी विज्ञप्ति भी जारी करेंगे ताकि वो बच्चे जो है, जो मेडल लेकर आए हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकें और अप्लाई करने के साथ तो अपने जॉब को प्राप्त कर सकें। सरकार का ध्येय ये है, मुख्यमंत्री जी का ध्येय ये है, स्वयं मेरा ध्येय ये है कि हमारे लंदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले दिन ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पहले दिन की बैठक में 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है, जबकि आज 1000 का एमओयू साइन हुआ, जिसमें कि फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबुल करी का 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया। तो वहीं 1000 करोड़ का एमओयू उषा बैक्रो लिमिटेड के साथ हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन की तैयारियों में उत्तराखंड की धामी सरकार पहले से ही जुटी हुई है। देश के साथ साथ विदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं हो रही हैं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहां पे कई उद्योग घरानों से मिले थे और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन में, आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं,
मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर काम हो सकते हैं, होटलियर में बेहतर काम हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया को बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करेगी, जिसकी अभी से तैयारियां तेज हो गई है। इस संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने बताया कि 2024 शंखनाद के तहत सोशल मीडिया पूरे प्रदेश भर कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 12 जिलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। वहीं शेष 7 जिलों में जल्द कार्यशालाएं संपन्न होंगी। इसके साथ ही नवीन ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर में बूथ स्तर तक अपने सोशल मीडिया के 6000 पदाधिकारियों की टीम तैयार की है, जो अन्य दलों को साक्ष्य के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सटीक जवाब देगी। कि 2024 शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है और अभी तक हम 11 से 12 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं और जो 6-7 जिले हमारे बचे हैं उनमें भी हम 30 तारीख तक इन कार्यशालाओं का आयोजन कर लेंगे। 4 सोशल मीडिया की बड़ी वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें से 1 हम कर चुके हैं और 3 अभी 29 तारीख को हमारी अल्मोड़ा में प्रस्तावित है, 1 तारीख को देहरादून में है और 1 श्रीनगर में है। वो भी अतिशीघ्र जो है संपन्न हो जाएगी और सोशल मीडिया को हम बूथ स्तर तक लेकर जा रहे हैं। अभी हमने मंडल स्तर तक जो है सोशल मीडिया की टीम का गठन पूरे प्रदेश में कर दिया है। तकरीबन 6000 पदाधिकारी जो है सोशल मीडिया के हमने पूरे प्रदेश में तैयार किए हैं और 6000 सोशल मीडिया योद्धाओं की फौज जो है मैं कह सकता हूं कि हमने खड़ी कर दी है, जो अन्य दलों के झूठे दुष्प्रचार का जवाब सत्यता के साथ और सटीकता के साथ भविष्य में सोशल मीडिया में देने वाले। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। आरोग्य मंथन 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने समापन सत्र को संबोधित किया। वहीं आरोग्य मंथन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर और राजेश कुमार को आयुष्मान उत्तराखंड अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। अल्मोड़ा बार एसोसिएशन आज विधिवत अस्तित्व में आ गया है। विगत दिनों हुए बार एसोसिएशन के चुनावों निर्वाचित पदाधिकारी का नए जिलाधिकारी के बार भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी व अति विशिष्ट अतिथि विधायक मदन बिष्ट के साथ अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष ने कहा कि बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन नए बार भवन के साथ अधिवक्ताओं के लिए कार्य करना और जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं को धनराशि दिलाने के साथ वादकरियों के बैठने की व्यवस्था और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जी, मैं सबसे पहले तो अपने सभी अधिवक्ता समुदाय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस पांडेखोला के अंदर, जहां हमारी जजी और हमारा कलेक्ट्रेट स्थापित है। यहां अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, वादकारियों के प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है। मैं इन सब के लिए तो काम करूंगा ही करूंगा और उसके अलावा जो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए अभी
माननीय हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देशित किया है कि उनको स्टाइफंड दिया जाए। उसके लिए भी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उसके अलावा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पेशा वकालत का पेशा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो घर पर रहते हैं, तो उनको भी आर्थिक सहायता सरकार दे, इस बात पर भी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बाजपुर के ग्राम धनसार में एनएचआई की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ एक घर में छापेमारी की। एनआई की टीम ने छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वही टीम द्वारा घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि वर्ष 2016 में पंजाब की नाभा जेल में हुए धमाके से बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी आसिम पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते आसिम सजा काट रहा था और 4 महीने पहले कोर्ट से मुकदमे में बरी होकर आसिम अपनी सजा पूरी कर जेल से घर आया था। वहीं एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ आसिम के घर पहुंची, जहां बंद कमरों में एनआईए की टीम द्वारा आसिम और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर एसएसपी मंजुनाथ, टीसी बाजपुर, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद बना हुआ है। विगत 2 दिन से एनआईए की टीम द्वारा मेरे संपर्क में रहा था एंड कुछ हाई वैल्यू इनपुट्स था। हाई वैल्यू इनपुट्स रिगार्डिंग सम नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्रिमिनल्स का नेक्सस था, जिसमें यहाँ पर नाभा जेल ब्रेक में एक आदमी छूट के आया है, तो उसके द्वारा इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होने का काफ़ी लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने का, इन सब के बारे में काफ़ी इनपुट्स था। 2 दिन से वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर रहे थे एंड ये सारा पहले से ही प्लान था। तो कल देर रात से लेके प्लानिंग शुरू हुआ और आज सुबह एनआईए की पूरी टीम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर रेड मारी है इस जगह पर, और साथ में हमारा पुलिस की सारे टीम्स और हमारा पुलिस लाइन की टीम्स, आर्म्ड पुलिस और एसओजी और थाना पुलिस सब ने मिलके टेक्निकल असिस्टेंस एंड साथ ही मैन पावर असिस्टेंस जो लॉजिस्टिक्स के साथ हमारा टीम का। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर आपदा के बाद सवाल उठने लगे। रेल निगम ने ऋषिकेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सभी टनल पूरी तरह सुरक्षित है। 127 किलोमीटर टनल पूरी और टनल निर्माण से किसी भी तरह का नुकसान आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल सभी सर्वे कराने के बाद शुरू किया गया है। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य प्रबंध निदेशक अजय सिंह यादव ने बताया कि 2024 में ऋषिकेश से 82 तक रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। काम पूर्ण करने की तिथि हमारी दिसंबर 2024 थी, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा नॉक हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 25 या 26 के शुरुआती में हम कम से कम 82 तक तो पहुंच जाएं, सीधी ट्रेन चलाने लायक बन जाए। कर्णप्रयाग भी हमारा लक्ष्य तो 2026 का ही है। सर कितने किलोमीटर? 127 किलोमीटर टनलिंग हम कंप्लीट कर चुके। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने सूबे की नशा मुक्त बनाने की कसम खाई है, वहीं दूसरी ओर उस राज्य की पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने में फेल साबित हो रही है, जिसका नतीजा है कि अब राज्य की ही कुछ महिलाओं ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि नशे का कारोबार खूब फलता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते युवा नशे में डूबते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, बावजूद उसके पुलिस नशे पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। वहीं बाजपुर सीईओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में पुलिस को लोगों के सहयोग की बेहद जरूरत है। जोशीमठ के बाद मसूरी में भी भारी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके कई बड़े स्तर पर मसूरी में निर्माण किया जा रहा है। मसूरी में भारी दबाव के कारण स्थिति खराब ना हो, इसीलिए बड़े निर्माण पर रोक लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके मसूरी में भी बड़े स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं जबकि एमडीयू को इसकी जानकारी तक नहीं मिलने पर एमडीडीए ने उन सभी निर्माण पर रोक लगा दी है। उपाध्यक्ष एमडीए बंशीधर तिवारी ने बताया कि बरसात खत्म होते ही इस संबंध में बड़े कैंप लगाए जाएंगे, ताकि माथी को निर्माण की सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही मसूरी में जो निर्माण किए जा रहे हैं उसके तथ्य को परखा जा रहा है कि उन्हें परमिशन मिली है या नहीं।
उसमें जो आपदा या बारिश के बाद जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो पेयजल की लाइनें टूटी हैं, बिजली की लाइनें टूटी हैं, उनको तुरंत कैसे रिस्टोर किया जाए और पैच वर्क कैसे शुरू किया जाए, सड़कों का निर्माण कार्य कैसे शुरू किया जाए, वो उन्होंने एक जहाँ शुरू हो गई हैं और उनको नवंबर तक, और जो जहाँ नहीं शुरू हुई हैं वहाँ 1 अक्टूबर से काम शुरू करने के लिए निर्देश दिया गया। दूसरा, डेंगू को लेकर के टीम वर्क के रूप में नगर निगम और हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन कैसे काम करे, उसको लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें जो जन जागरूकता फैलाई जाए और जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक आयोजित की गई। वहीं इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जहां बाबा केदार, पूरी दुनिया जानती बाबा केदार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, माननीय मोदी जी। और आप सबको मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि 2013 में बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड के अंदर आई थी और वो जो स्थान है बाबा केदार का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। वो वहां पर निर्माण करना चाहते थे लेकिन दूसरी सरकार थी, तो उस समय उनको तत्काल रूप से निर्माण कार्य वो नहीं कर पाए। लेकिन 1 साल के बाद ही जनरल इलेक्शन हुआ और बाबा केदार ने अपने भक्त को बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य उनको सौंप दिया और आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य वहां पर बहुत तेजी से चल रहा है, पूरा होने वाला। इस साल हमने दिसंबर माह तक उसका लक्ष्य लिया था, लेकिन चूंकि लगातार बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से कुछ विलंब हुआ है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में वहाँ रोपवे का भी शिलान्यास हो गया। कभी आप सब लोग उत्तराखंड आएंगे, या मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरे आज यहाँ पर परिचित हैं, कुछ हमारे विद्यार्थी जीवन के भी मित्रगण यहाँ मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के हैं या भारत में आते जाते रहे हैं या जिनकी रूट्स हैं, तो बाबा केदार की महिमा के बारे में हर कोई जानता है। जब आप आएंगे तो केदारनाथ जी को आप नए स्वरूप में देखेंगे। इसी प्रकार से बाबा बद्री विशाल, वह भी पूरा नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम उसका चल रहा है। इसी प्रकार से जहाँ बाबा केदार की भूमि को हम केदारखंड कहते हैं, वही बाबा कैलाश की भूमि, बाबा कैलाश, वो कैलाश की भूमि को मानसखंड कहते हैं। मानसखंड भी हमारा आने वाले समय में भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैलाश तक की यात्रा, बाबा कैलाश की यात्रा भी, वह भी रोड से होगी और उसका मुख्य रास्ता उत्तराखंड से ही होकर जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे जो हमारे आध्यात्मिक नगर हैं, आध्यात्मिक शहर हैं, उन सबके बारे में जानते हैं। जो योग, आयुष और अध्यात्म की तो राजधानी, अगर पूरे विश्व की राजधानी अगर किसी को कह सकते हैं तो वो ऋषिकेश को कह सकते हैं, हरिद्वार हमारा है। ऐसे अनेकों जो सनातन धर्म और संस्कृति का जो मुख्य प्राचीनतम केंद्र अगर किसी को कह सकते हैं तो देवभूमि उत्तराखंड है और इसे देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये तमाम प्रकार के जो हमारे पर्यावरण के संसाधन हैं उनसे परिपूर्ण है। आप सबके बीच में उत्तराखंड राज्य टिहरी में जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फरार चल रहे संचालक को पुलिस ने 1.5 साल बाद देहरादून से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी ने बताया कि 2 मार्च 2022 को स्थानीय निवासियों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों के करोड़ों रुपए जमा कराए गए हैं, जो सोसाइटी के द्वारा निर्धारित तिथि के बाद भी वापस नहीं दिए जा रहे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मुकदमा अपराध संख्या 8/22, ये धारा 400 से 420, 120 बी और यूपीआईडी एक्ट है इसमें। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे कोटी चौकी इंचार्ज कर रहे थे और ये इसमें
हमारा ही टोटल 6 अभियुक्त थे, 5 ऑलरेडी इसमें जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, और ये आखिरी अभियुक्त था। इसमें 5000 का इनाम भी था। विश्वदीप नौटियाल, ये तुनवाला देहरादून का रहने वाला है, तो इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये जनशक्ति सोसाइटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी थी यहाँ पे, और इसने काफ़ी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करी थी, तो इस संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और इस जनशक्ति मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर गढ़वाल के और जनपदों में भी मुकदमे कायम हैं, और इस अभियुक्त पे 5000 का इनाम भी था। और इसको अब तफ्तीश को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अब सारे लोग इसमें अकाउंट फॉर हो गए। सर कितने का घोटाला रहा होगा? ये टिहरी जनपद का जो फ्रॉड है वो लगभग 1 करोड़ 22 लाख का है। इसके अलावा और जनपदों में भी इस कंपनी में मुस्लिम समुदाय का आगामी त्योहार ईद उल मिलाद को आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के लिए गदरपुर थाना परिसर में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में अमन कमेटी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में थानाध्यक्ष राजेश पांडे समेत कई पुलिस पदाधिकारी और मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के साथ साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस कर्मियों के संग भी बैठक की। बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि ईद मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान कोई भी मोटरसाइकिल व अन्य गाड़ी से स्टंट करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए 28 तारीख को 12 वफात का त्यौहार है। इस संबंध में थाना गदरपुर में जो ये आपके मस्जिदों के जितने भी ये प्रभारी हैं और जो मेन मुख्य यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा एक कमेटी की यहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें जो भी इनके जो है वो जुलूस आदि निकलते हैं उसमें हमने इनको जो है कोई रास्ता परिवर्तन के संबंध में जुलूस के साथ में बाइकें न ले आए और शांति व्यवस्था बने रहे, शांति के साथ जो है वो जुलूस निकले। और नगर पालिका को भी हमने जो है इसमें निर्देश दे दिया, चेयरमैन साहब स्वयं यहाँ पर मौजूद थे, कि जिस मार्ग से जुलूस निकलता है वहाँ की साफ सफाई, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सही समय पर हो जाए। तो इसी संबंध में एक जो है पीस कमेटी की यहाँ पर आज मीटिंग की गई। उसकी भांति इस वर्ष भी ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मुसलमानों का शायद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसमें इतवार बाज़ार से लेके और नारंग पेट्रोल पंप तक हमारा एक शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस मोहम्मदी निकलता है और जगह जगह लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, जगह जगह स्वागत करते हैं उसका, और बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से निकलता है। पहले हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी इस ट्रैफिक की वजह से, लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक वगैरह और शासन प्रशासन को जिम्मेदार बनाते हुए हम लोग बड़े शान और शौकत से ये जुलूस निकालेंगे और किसी भी तरीके की कोई आज तक के कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 लुटेरों को रानी पोखरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रानी पोखरी थाना पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक महिला से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल एक बाइक भी कब्जे में लेकर सीज की है। रानी पोखरी थाना प्रभारी उत्तम रमोली ने बताया कि बीते दिवस बाजार आई रुचि पुंडीर का मोबाइल बाइक सवार 2 अज्ञात लुटेरे छीनकर फरार हो गए थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लुटेरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में मुखबिर ने सब इंस्पेक्टर रघुवीर कपरूवान को सूचना दी कि जिन लुटेरों की तलाश पुलिस कर रही है वह इस समय बड़कोट रोड पर दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रुड़की के गणेश चौक पर भी श्री गणेश चौक सेवा समिति के द्वारा आयोजित 31वें 2 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आगाज हो गया। आज सुबह ढोल नगाड़ों के साथ समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति गणेश चौक पर स्थापित कर 2 दिवसीय मेले का आगाज किया। इस दौरान श्रद्धालु ढोल की थाप पर जमकर थिरके और गणपति बप्पा मोरया जयकारे लगाए। आज से 2 दिन का विशाल मेला शुरू हो गया है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये हमारा ये 31वां गणेश उत्सव है
और ये हर साल की भांति मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय मेला है, उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ सिद्ध पीठ है गणेशपुर में। जब से यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है, यहाँ पे बड़ा उद्धार हुआ है सभी आदमियों का, तथा इसको बड़े मान्यता से मानते हैं लोग बाग, वही पे इनको सिद्ध पीठ कहते हैं। तथा जो भी आदमी यहाँ श्रद्धा से कुछ भी मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले सूक्ष्म रूप से चल जाता, अब लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं लोग बाग, तथा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं गणेश जी महाराज। इनकी कृपा हमेशा गुड़की वासियों पे, आसपास के जनपद पे सब पे रही है। और बड़े उत्साह से यहाँ मेला लगता है, बड़ी धूमधाम से लगता है। रूपरेखा इस बार मेले की रहेगी, आज जैसे स्थापना की गई है उसके बाद कैसे कल समापन होगा? हाँ, तो आज तो मेला रहेगा, इसमें प्रसाद चढ़ेगा कि नहीं। कल एक शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें कई बैंड बाजे वगैरह मंगाए गए हैं, जो शहर से होते हुए गणेश मतलब यहाँ पे गणेश पुल पे वो हो जाएगा, वही विसर्जन होगा रात में। जो मनाया जा रहा है, किस तरह का महोत्सव मनाया जा रहा है, कौन सा महोत्सव है इस बार? सबसे पहले तो कहूँगा गणपति बप्पा मोरिया, और सभी अपने साथियों से कहूँगा एक बार जोर से बोलिएगा गणपति बप्पा मोरिया। ये 31वां वर्ष है हमें इस पर्व को मनाते हुए, और बड़े हर्षोल्लास से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की साज सज्जा को ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का और विशेषकर हमारे कपूर के बच्चे का ये सारा फल हम सब लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कपूर साहब के जाने के बाद भी उन्होंने इसे जो है जो कहते हैं बरकरार रखा। हमारे पास में हमारे बुजुर्ग साथी हमारे लाला जी बैठे हैं, जय भगवान जी, ये इनका भी वर्ष हस्त इन बच्चों के ऊपर है। और चूंकि संस्थापक अध्यक्ष में गोपाल गोस्वामी इसका था, आज भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये इनका प्रेम है जो मुझे इन्होंने जोड़े रखा। कितने दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? जैसे 2 दिवसीय मेला है, कल विसर्जन हुआ, क्या महत्वता मानी जाती है? असंख्य लोग आते हैं और जो भी आते हैं यहाँ से झोलियां भर के ले जाता है। मैंने देखा है कि ये गणेशपुर वो है जहाँ कोई बसना भी नहीं चाहता था, रहना भी नहीं चाहता था। आज शहर भर के लोग आकर के यहाँ बसना पसंद करते हैं, यहाँ आकर के रहना पसंद करते हैं। गणेश चौक की महिमा इतनी विशाल है कि जो भी आया यहाँ से झोलियां भर कर ले गया, और उसकी झोलियां कभी खाली नहीं, जिसने आकर के घर पे सिर झुका दिया। वो एक दाता है, हम सब भिखारी हैं, और वो दाता है और दे रहा है और सब ले रहे हैं। आपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।